प्रदेश अध्यक्ष हैं लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राजेश भाई, राजेश जैन साहब, हम लोग के पुराने दोस्त, पुराने से पुराने, मंचा सिंह जैन साहब, दैया जी, और सभागार में उपस्थित हैं सभी पत्रकार भाइयों और समाज के अन्य प्रतिनिधिगण। बड़े, मैं तो यही कहूँगा कि हर्ष का विषय है। पत्रकार जो कि समाज को आईना दिखाते हैं। हम लोग बहुत, पुलिस की 36 साल की नौकरी में मैंने देखा पत्रकारों से बहुत ही ज़्यादा समीपता रही, और उस बीच ये महसूस किया कि इनकी लेखनी वाकई, एक समय था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय भी इनकी लेखनी ने चमत्कारिक युद्ध घोषित किया, जिसका नतीजा हुआ कि बड़े बड़े लोगों को सोचने पे विवश होना पड़ा, अंग्रेजों को सोचने पे विवश होना पड़ा। और हमारे जो लड़ाका उस समय थे, चाहे शांतिपूर्वक वो आंदोलन कर रहे थे या हिंसक आंदोलन भी कर रहे थे, दोनों ही तरह के आंदोलन संयुक्त रूप से कार्य कर रहे थे, जिसकी उपलब्धि ये है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। अंग्रेज उसी लेखनी का और इसी संघर्षों का जो है रूप देखकर, रौद्र रूप देखकर वो यहाँ से चले गए। जाने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। और आज हम इस सभागार में पत्रकारों के इस आह्वान को, मुझे गाजियाबाद से बुलाया, आमंत्रित किया। मैं शुक्रगुजार हूँ त्रिपाठी जी, आपने अपनी टीम को कहा और शाह साहब ने व्यक्तिगत संपर्क करके, हमारे खुर्शीद आलम भाई बैठे हुए हैं, ये भी 40 साल से हमारे शामली से जो मैं पोस्टेड था तब से हमारे पत्रकार मित्र हैं। ये जो है, इन्होंने कहा, मैंने तुरंत राजेश जैन जी को कहा कि सहारनपुर आने का जब भी मुझे कोई अवसर मिलता है तो मैं ज़रूर आता हूँ। जब मैं यहाँ पोस्टेड था, ये खूब क्रिटिसिज्म लिखते थे, लेकिन हमारी कभी उस समय नहीं बनी। लेकिन मेरे जाने के बाद इतनी दोस्ती हो गई, इतनी प्रगाढ़। फिर ये, मैं एसपी सिविल डिफेंस भी रहा लखनऊ में, और पूरा ये स्टेट देखता था, ये चीफ बॉर्डर। हम लोग, देखिए, मित्रता होना, शत्रुता होना अलग बात है, लेकिन आज का जो विषय लेके पत्रकारों ने यहाँ जो संगोष्ठी की है या सेमिनार किया है, वो काबिल तारीफ है। वो इसलिए है कि आप ये देखिए, कोई तो आएगा अलग जगाने, तो पत्रकारों की तो सबसे बड़ी ड्यूटी है, तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अब तक हो सकता है कि टिट पिट में ही लगा निभाया होगा, लेकिन आज संयुक्त रूप से लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने ये बीड़ा उठाया है, और डिफरेंट जो पत्रकार भाई हैं, मैंने हैं, वो भी इस बात को लेके प्रयासरत हैं अपने अलग अलग तरीके से, और उसका असर भी है। देखिए, यहाँ पर मेरे से पहले जो वक्ता आए हैं, राजेंद्र अटल जी ने बताया, पौधे भी लाए हैं। मैं इनके, जब 22 साल पहले एसपी सिटी था इस जिले शहर में, इनके नेचुरोपैथी सेंटर पे भी गया हूँ मैं। इनको मालूम नहीं होगा, याद नहीं होगा, लेकिन कई दिन का कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, इसलिए एक दिन में परिवार सहित गया हुआ था। हमने मड थेरेपी भी देखी, इनके जो बोतलों में पानी वानी रहता था, अलग अलग रंगीन बोतलों में। नेचर से जितना नज़दीक जाएंगे हम, प्रकृति से जितना नज़दीक जाएंगे, शायद मानव जीवन का उतना ही कल्याण होगा। मैं, देखिए, संजय राणा जी का वक्तव्य बहुत ओजस्वी था, सारगर्भित था, और राजेंद्र अटल जी का भी। बाकी और वक्ताओं ने, दैया जी ने उसको समाप्त किया था, मैं और समाप्त करता हूँ। देखिए, सबको बहुत स्पष्ट तरीके से 4 तरीके का जो प्रदूषण है, जल, वायु, पृथ्वी, ध्वनि, 4 तरीके का है, ज़्यादा नहीं है, उसी में सब समेट जाते हैं। और कारण, देखिए, खतरा तो बहुत है,
मैं आपको खतरे से भी आगाह करना चाहूँगा। खतरा इतना है कि हमारी ओजोन परत, जो कि पराबैंगनी किरणें आती हैं वायुमंडल से, प्रकाश से और सूर्य से, वो जो है आके विपरीत प्रभाव डालती हैं। ओजोन परत हमारी क्षीण हो रही है। क्यों हो रही है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से मेरे एक साथी बता रहे थे, पूर्व वक्ता, 6% हमारा जो है, जो सूर्य की किरणें यहाँ आती हैं, वो सूर्य की किरणें धूमिल हो गई हैं, कमज़ोर पड़ गई हैं, जिसका नतीजा क्या है? संजय राणा जी ने कहा कि वो जो है काली परत हिमालय पे छा गई है। सही बात है। हम उससे जो है एक फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं जानते हैं। पेड़ उसमें जो है वो प्रकाश लेते हैं और जो है खाने के लिए पेड़ का पानी को इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं ताकि पेड़ हरा भरा रहता है। वो पेड़ जो कि हमें फल देता है, फूल देता है, पत्तियां देता है, बहुत सारी और चीज़ें देता है। प्रकाश हम जो है, वायु प्रदूषण भी उससे साथ शामिल है। वायु से ही प्रकाश का आना जाना कम हो रहा है। वायु प्रदूषण क्यों है? औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण में इतने उद्योग लगा दिए। हमारा लालच ही है, धन नंबर 1 पे। संजय राणा जी वो जिन्होंने कहा 10 में से 0 हटा दिया 1। सबकी जो है ये लालसा है कि मैं कितना धनी हो जाऊं, दूसरे का हक मार के हो जाऊं, वो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। इसी वजह से हम पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं और दुनिया भर का शोषण कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है हमारा वायु, हमारा जल, हमारी भूमि, सब तरीके का प्रदूषण उसमें बढ़ता चला जा रहा है। अगर नहीं रोकेंगे, आपने देखा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो अभी सामने भी दिखाई पड़ती हैं। आप अगर जो है यहाँ से एक 4,000-6,000 हाइट पर अगर जाते हैं तो प्रकृति का जो है वहाँ थोड़ी ठंडक आ जाती है। पेड़ पौधों की हाइट 6,000 के बाद कम हो नहीं सकती, 6,000 फीट की ऊंचाई के बाद। और ऊपर जाएंगे 8,000 पे और कम हो जाएगी, वहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ रह जाएंगी। और 10,000 पे तो कुछ है ही नहीं। पूरा जो है वनस्पति का नाश, ग्रास। इसी तरीके से रेगिस्तान में चले जाइए, जहाँ जो है 44 डिग्री, 48 डिग्री, हमारे देश में ही चुरू जैसा जगह है राजस्थान में, जहाँ 52 डिग्री टेम्परेचर पे। वो तो कहिए कि अभी फिलहाल प्रकृति इतनी मेहरबान है कि कुछ ही समय के लिए होता है, वरना वो बबूल थोड़े बहुत रह गए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है। अभी की रिसेंट रिपोर्ट में यह है कि पिछले 15 साल में 1.41%, 0.41% था, लेकिन 1.41% है एग्जैक्टली, जो कि हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, अगर इसी तरीके से बढ़ा तो वो दिन दूर नहीं है कि ये 2-3% तक बढ़ जाएगा। 2-3% तक बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बचे कुचे ग्लेशियर, पहाड़ दड़, ये सब पिघल जाएंगे। जो हमारा चक्र है से पानी बरसता है और वायुमंडल की और चीज़ें जो हैं संचालित होती हैं, वो सब बिगड़ जाएंगी। वो बिगड़ जाएंगी तो क्या होगा? जीवन पे, मानव जीवन पे, पशु जीवन पे और वनस्पतियों पे, सब पे इतना विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। परिकल्पना से बहुत ही परे है। एकदम जो है भीषण हाहाकार मच जाएगा, पृथ्वी नष्ट होने लगेगी, हम सब खत्म हो जाएंगे। तो ये विरासत जो है, हमारे एक पूर्व वक्ता कह रहे थे कि विरासत में हम छोड़ के क्या जा रहे हैं? आने वाली पीढ़ी, भले ही वो पीढ़ी अभी 2 साल, 2 पीढ़ी हो, 4 पीढ़ी हो, 10 पीढ़ी बाद हो, लेकिन तब तक हम अगर इसी तरीके से विनाश के रास्ते पर जाते रहे, एक दिन समूल नाश जो है वो आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
फिर किसके लिए हम ये सब कर रहे हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? तो आज तो हम कम से कम धीरे धीरे ही चेतें, ज़्यादा तेजी से चेतें तो और अच्छा रहेगा। जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से वाहन बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, ये पृथ्वी पर बोझ नहीं बढ़ना है। हम सोच रहे हैं हमारे देश में अभी भी चिंता का विषय इतना नहीं है। विश्व स्तर पर इस पर बहुत गहन मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। लेकिन वहाँ भी जो हमारे विकसित देश हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी का दोहन करते हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा औद्योगिक रसायन जो है नदियों में बहाते हैं, पानी का प्रदूषण करते हैं, वो लोग जो हैं उनको कहा गया कि आप विकासशील देशों के लिए, क्योंकि विकासशील देशों के लिए अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम जो है बहुत सारी चीज़ों पे नियंत्रण नहीं कर सकते। वो फंड बनता है, घोषित होता है, लेकिन वितरित नहीं होता। ये बहुत बड़ी कमी है। भारत भी उन विकासशील देशों से जिन्होंने कि उस फंड में अपनी भागीदारी शो की हुई है, लेकिन मिलती नहीं। वो फंड देना ही पड़ेगा। हमने जो जीरो कार्बन उत्सर्जन का एक टारगेट रखा है 2035 का, भारत ने रखा है 2035 में हमारा जीरो एमिशन जो है कार्बन का हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा जब हम कोयले का इस्तेमाल करेंगे। हम गाड़ियों को जो है पेट्रोल डीजल, कभी आप अब से 10 साल पहले दिल्ली में जाते थे, लाल बत्ती पे आंखों में जलन हो जाती थी, पानी निकलने लगता था। आज सीएनजी है वहाँ पर, आज वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि कम से कम रेड लाइट पे आपको आंखों से पानी नहीं निकलता। इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी प्रदूषण बहुत होता है, लेकिन जितना डीजल व्हीकल से होता है, पेट्रोल व्हीकल से उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन वो भी बहुत है। उन गाड़ियों को टायर से बताया कि टायर जब चलता है 40,000 में खत्म हो जाता है, उसका प्रदूषण कहाँ जाता है? इसी हवा में तो जाता है। ध्वनि, हमारा हर व्यक्ति चाहता खूब हॉर्न बजाओ, जरा सी बात में कहीं जरूरत नहीं है फिर भी हॉर्न बजते हैं। अस्पताल के सामने लिखा रहता है, स्कूलों के सामने लिखा रहता है कृपया हॉर्न मत बजाएं, लेकिन कौन भला मानस ऐसा है जो नहीं बजाता होगा? ये हॉर्न, ये आवाज इस जब वायुमंडल में जाती है, एक्यूमुलेट हो रही है, एकत्रित हो रही है, और ये जो है विपरीत परिस्थितियां पैदा कर रही है वायुमंडल में। तो मेरा यही आज अनुरोध है, मैंने समाप्त करने का, इसको सारांश में लेके जाने का प्रयास किया है, लेकिन उतना अच्छा मैं कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि उतना बड़ा शिक्षाविद या इतना बड़ा जो है पर्यावरणविद नहीं हूँ मैं। लेकिन एक ये जनरल नॉलेज के तरीके से मैंने जो देखता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ, आप लोगों से सुनता पढ़ता हूँ, वो उससे मैंने आपको ये संकलित करके बता रहा हूँ। बहुत भयावह स्थिति है मेरे पत्रकार भाइयों। ये चैलेंज आपने स्वीकार किया है, इसको और आगे बढ़ाइए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे भी ये अवसर दिया, मैं आपके पास आया। और अच्छा है, कुछ लोग बहुत पुराने लोग हैं, उनको मुझे हर्षित हो रहा हूँ उनको देख के। और बाकी अभी और बात होगी, अभी शाम तक